अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अपना ये हिसाब किताब। ये चेरी के दरख्त है और एप्पल, और ये जनाब ये टमाटर है। अब बड़े हो गए, तकरीबन 2 हफ्ते बाद इनको फिर मैं ग्राउंड करूँगा। और ये बीन्स है यहाँ पर, और ये इसको क्या बोलते हैं, कोशत, टेंडे शेंडे। दिन हुए कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने क्या आप लोगों से थोड़ी सी गपशप हो जाए। और मुझे थोड़ा सा गार्डन सेंटर जाना है, कुछ ख़रीदना है वहाँ से। तो आप भी मेरे साथ चलिए, और आप लोगों के बहुत से सवाल थे जो कि मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर कोई ना कोई मसला आ जाता है। और अभी भी यही मसला हुआ है कि मैं तकरीबन ये 10 दिनों से घर में हूँ, और मुझे कोरोना हो गया, तो कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सब्र करो, मैं चाबियाँ भूल गया, तो उसी वजह से मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा। तो ये सारे दिन मैंने ये गार्डन में ही गुजारे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम शाम किए हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा मैं आपको, अगर गार्डन सेंटर इस वक्त खुला हुआ है तो वो दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, तो ये आप लोगों के छोटे छोटे सवालों के जवाब मैं आज देता हूँ। मैं लड़कों के नाम नहीं लूँगा जिन्होंने ये सवाल भेजे हैं, मैं उनका सिर्फ जवाब दूंगा, क्योंकि अक्सर सवाल जो होते हैं वो एक लड़का नहीं, बहुत से लड़के, उनका एक ही जैसा सवाल होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है जी कि बाकू और बेलारूस में कौन सी कंट्री बेहतर है लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए। तो उस बंदों ने कंपैरिजन मांगी है। तो दोस्तों, बाकू में सिर्फ मेरे ख्याल में 2 दफ़ा गया हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपकी तबीयत किस किस्म की है। आपको पता है कि बाकू ये एशिया में है, बेलारूस ये यूरोप में है। बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब है कि कोई समंदर साथ में नहीं है। और बाकू जो है वो कैस्पियन सी का एक सबसे खूबसूरत शहर है, और सबसे महंगा भी है। और क्या कंपैरिजंस हो सकती है, वहाँ पे फ्लैट्स की जो कीमतें हैं वो तकरीबन बेलारूस के बराबर है। वहाँ पे अपना एशियन कल्चर है, यहाँ पे टोटली यूरोपियन कल्चर है। हालांकि बाकू भी काफ़ी फ्री किस्म की कंट्री है, ऐसी वहाँ पे भी कोई ख़ास पाबंदियाँ नहीं है। वही कुछ उधर भी होता है जो बेलारूस में होता है। और इनमें आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कास्पियन सी का ये सबसे महंगा शहर है, और बेलारूस को आप यूरोप का एक सस्ता मुल्क कह सकते हैं। खैर इतना भी नहीं, आप यहाँ वहाँ बेलारूस में भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। और क्या फ़र्क है, खाना उधर बेहतरीन है, बेलारूस में वो वैरायटी नहीं है। और अगर स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की कंपैरिजन की जाए तो फिर ऑब्वियसली बेलारूस बहुत अच्छा है। वहाँ से बेलारूस काफ़ी एडवांस है, उनके पास तेल का पैसा है, गैस का पैसा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। ये तो बंद है। तो और क्या फ़र्क है दोनों में, ईज़ ऑफ
डूइंग बिजनेस में बेलारूस का नंबर है 49 आउट ऑफ 190 और इनका नंबर है 34 ऑफ 190। बेलारूस थोड़ा सा महंगा है बाकू के बनिस्बत। और क्या है यहाँ पर, बेलारूस में थोड़ा सा ख़राब मौसम रहता है, बाकू में बेहतरीन अपना वाला मौसम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फ़्लैट्स की कीमतें तकरीबन तकरीबन एक ही जैसी हैं और दोनों कंट्रियों में रूसी बोली जाती है। काफ़ी लोग समझ लेते हैं, बाकू में भी और बेलारूस में तो वैसे भी रूसी है। तो अगर मुझे चॉइस दिया जाता कि मैं कहाँ पे जाता काम करने के लिए, तो मैं फिर बाकू का इंतखाब करता, क्योंकि वहाँ पे मौसम अपने वाला है और लोग भी तकरीबन अपने वाले हैं। एशियन कल्चर है वहाँ पर, ईरान का इन्फ्लुएंस है, टर्की का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, रशिया का इन्फ्लुएंस है और बेलारूस में सिर्फ रशियन इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो बाकी अगर बेलारूस में आप काम करेंगे तो आपके लिए यूरोप खुल सकता है, जो कि आजकल के हालात को देखा जाए तो ये तो एक ख्वाब ही है मेरे ख्याल में फ़िलहाल। और बाकू में आपके लिए मार्केट काफ़ी ओपन है, चाहे वो रशियन मार्केट हो या टर्की मार्केट हो या ईरानियन मार्केट हो। ईरान इसका मतलब है कि इराक की मार्केट भी आपके लिए खुली है। तो ये वो मुख्तलिफ चीज़ों को आपने देखना होगा कि आप, मुझे नहीं मालूम कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नहीं। मेरी चॉइस बाकू होता। अच्छा, तो अब जाते हैं किसी और सवाल की तरफ। तो एक बंदे ने पूछा था कि बेलारूस में फॉरेनर प्रॉपर्टी खरीद सकते कि नहीं। आप खरीद तो सकते हैं लेकिन आप मालिक नहीं होंगे। वो आपको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दी जाती है। जो अगर आपने घर खरीदा है वहाँ पे तो घर आपका है, लेकिन ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की होती है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझे कि वो आपका ही है। और सवाल क्या है, जॉब के बारे में बहुत लोग पूछते हैं बेलारूस में कि जॉब की क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों, जॉब तो आपको मिल सकती है, लेकिन अगर जॉब के लिए आप आएंगे तो कानून के मुताबिक आपको स्पेशल परमिट की ज़रूरत है जॉब के लिए, और वो बंदा वही दे सकता है जो कि आपका एम्प्लॉई हो। वो आपको रजिस्टर करेगा एज एम्प्लॉयर और बेलारूस में, और आपके नाम से स्पेसिफिक वीज़ा इशू होता है, वर्क परमिट इशू होता है। तो ये काम बेलारूसियन सिटीजन सिर्फ कर सकता है। मतलब है कि कोई भी कंपनी आपको कर सकती है, चाहे वो बेलारूसियन कंपनी है, कोई और कंपनी हो, कोई भी आपको वहाँ पे जॉब के लिए बुला सकता है। लेकिन एक बात जहन में रहे, अगर आप किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर आप मजदूरी के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, मतलब है कि सिंपल सी जॉब जो होती है, तो ये मुल्क वो वाला नहीं है जहाँ पे आपको अच्छी खासी मजदूरी मिल सकती है। तो अगर आपने जॉब के सोच से अगर आप आना चाहते हैं बेलारूस, तो अगर आप एक अच्छे से स्पेशलिस्ट हैं किसी ख़ास चीज़ में, तो आपके लिए ये कंट्री वेलकम करेगी। लेकिन अगर आप को वैसे ही कोई जॉब देखनी है तो आप भूल जाएं इस बात को। और इसी किस्म का एक और सवाल था कि फॉरेनर टेम्पररी रेजिडेंसी पे के जॉब कर सकते हैं कि नहीं। जी जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके वही राइट्स होंगे जो एक बेलारूसियन सिटीज़न के राइट्स होते हैं। आप जॉब कर सकते हैं। एक और बंदे ने पूछा है कि क्या बेलारूस में इंग्लिश बोली जाती है। यंग जनरेशन तकरीबन हर बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मतलब है नॉर्मल है। और लेकिन ओल्डर जनरेशन है, उनमें से बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आपका गुजारा चल सकता है इंग्लिश के साथ। कोई ना कोई आपको स्ट्रीट में मिल जाएगा इंग्लिश बोलने वाला। और एक बंदे ने पूछा कि एवरेज सैलरी कितनी है। तो जनाब, एवरेज सैलरी बेलारूस में बहुत कम है, तकरीबन $400, $450, $300, $500, 300 से 500 के बीच में होती है। कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम।
तो ये उनकी एवरेज सैलरी है, जो कि एक बंदे के अगर उसका अपना घर है तो फिर तो ये गुजारा हो सकता है $400 में। लेकिन अगर आपने किराए के घर पे रहना है तो आपका ये गुजारा नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए तो नहीं आएंगे छोटे मोटे। तो बस ये जहन में रहे कि $400 एवरेज सैलरी है यहाँ पर। एक लड़के ने पूछा है कि हाउ लॉन्ग, कितने अरसे तक मैं बेलारूस में टूरिस्ट या बिजनेस वीजे पे रह सकता हूँ। तो वो तो आप उतने अरसा रह सकते हैं जितने आपके पास वीज़ा है, जो कितने दिनों का। लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज तक। तो आप सवाल का जवाब यही बनता है कि 90 डेज तक आप रह सकते हैं इन दोनों वीज़ों पे। एक और लड़के ने पूछा है कि मैं क्या ज़मीन खरीद सकता हूँ बेलारूस में खेती बाड़ी के लिए या कुछ और। हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको वो लीज पे मिलेगी। और एक लड़के ने पूछा है कि कितना खर्चा होता है फॉरेनर का वहाँ पर बेलारूस में। तो जनाब, खर्चा तो वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन अगर आप गुजारा करें, आप एक फ्लैट ले लें जिसका किराया होगा तकरीबन 150 से लेकर $250 तक। वो एक या दो कमरों का फ्लैट होगा। और ऊपर से तकरीबन 200 300 $400 आपका खाने पीने का खर्चा होगा। मतलब ये है कि $600-700 इसमें आपका गुजारा हो सकता है आसानी से। अच्छा, एक और दोस्त ने पूछा कि ये बेलारूस यूरोपियन यूनियन में है। जी नहीं सरकार, ये यूरोपियन यूनियन में नहीं है। एक लड़के ने पूछा है कि वो जीन्स और लेदर का कारोबार करता है, तो वो कैसा है बेलारूस में। तो मेरे भाई, मार्केट की बात होती है। आप खुद सोचें कि अगर आप मॉस्को में आप ये बिजनेस करें तो मॉस्को के सिर्फ एक ही शहर में तकरीबन अब नहीं मालूम कि 10 मिलियन से ज़्यादा, 12 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। और वो तकरीबन सारे रशिया को प्रोवाइड करता है माल, बेलारूस को भी प्रोवाइड करता है, जंग से पहले यूक्रेन को भी प्रोवाइड करता था। तो मॉस्को की मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आपका काम अच्छा काम है, होल सेल का काम है, तो बेहतर तो यही है कि आप मॉस्को को चूज करें बनिस्बत बेलारूस में। बेलारूस में आप एक छोटी सी दुकान तो खोल सकते हैं इस काम के लिए, लेकिन होल सेल का कारोबार आप नहीं कर सकते। तो अगर छोटा कारोबार है तो फिर तो बेलारूस में आप कर सकेंगे काम। लेकिन अगर आपका काम अच्छा काम है तो आप बेहतर है कि मॉस्को चले जाए। मॉस्को में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस की। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा था कि आफ्टर परमानेंट रेजिडेंसी क्या मैं शेंगेन जा सकता हूँ। जी आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर आप वीज़ा ले लें, लेकिन वो वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। इतना मुश्किल उसमें इतनी मुश्किलात नहीं होती। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है। तो दोस्त, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में पूरे तरीका एक्सप्लेन किया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर जवाब दे रहा हूँ इसका, कि जब आप घर खरीदते हैं तो ये उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि जो मालिक और आपके बीच में जो कंपनी होती है, जो कि हमेशा होती है, जो स्टेट एजेंट जिसको कहते हैं, वो पहले से ही ये बात आपके साथ क्लियर कर देता है कि वो कितने पैसे लेगा इस सारे काम के। उस काम में रजिस्ट्री भी शामिल होती है। तो वो मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो कंपनी, वो $400-500 के अंदर अंदर हो जाता है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसके ऊपर। मैंने जब अपना घर खरीदा था वहाँ पर, तो मैंने तो वो पैसे भी नहीं दिए थे। मैंने जब घर खरीदा तो मैं उसको सस्ता करवा रहा था, तो हम बार्गेन कर रहे थे। तो उसने फिर 3,000 कम किए घर के। और ऊपर से मैंने कहा कि नहीं, ये जो कानूनी अखराजात जो हैं, जो कि स्टेट एजेंट के हैं और जो ऑफिसों में पे करने होते हैं, वो भी आप दोगे। तो वो इस पे भी राजी हो गया था। तो मैक्सिमम $500 का खर्चा आएगा आपका। अच्छा, एक इंडियन दोस्त ने पूछा था कि मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या मैं इस पे गाड़ी चला सकता हूँ। जी आप चला सकते हैं। लेकिन उसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए आपके पास रशियन लैंग्वेज है या बेलो रशियन लैंग्वेज में, और सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास वहाँ पे रेजिडेंस परमिट है, चाहे परमानेंट चाहे
टेम्पररी, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा आफ्टर 90 डेज। मतलब है कि आप इस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं 90 डेज तक, उसके बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा बेलोरशियन में, बेलोरशियन लाइसेंस से। उसने पूछा था कि क्या बेलारूस स्टडी के लिए अच्छा है? जी बहुत अच्छा है। पहले वक्तों में सिर्फ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी, अब इंग्लिश में भी होती है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। अब इतना महंगा भी नहीं है जैसे कि और कंट्रीज़ हैं, और काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पर, ख़ासकर आईटी के शोबे में और हाई टेक के शोबे में अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो बहुत अच्छा है, आपके क्वेश्चन का जवाब यही है, बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। कितने दिनों में बेलारूस का वीज़ा मिलता है? तो सरकार 5 दिनों में मिल जाता है अगर आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर फाइल करें तो। अच्छा, ये एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये बेलारूशियन विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को टीआरपी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल में किसी ने उसको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त, ये बस ज़रा टेक्निकल किस्म की बात, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीआरपी, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, उसके लिए आपको बेसिस की जरूरत है कि किस बेस पे आप लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं। वो वैसे ही तो आपको नहीं दे सकते ना, आपने कुछ वजूहात बतानी होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक्सटेंशन कर लें। आपके पास जो टूरिस्ट वीज़ा है और बिजनेस वीज़ा है, आपका अगर काम नहीं हो रहा तो आप उस वीज़े की एक्सटेंशन कर लें कि आपके पास 90 डेज का वक्त हो, और उन 90 डेज में ये टीआरपी के लिए आप वो वजूहात ढूंढ सकते हैं कि वो आपको फिर दे। अब ऐसा नहीं होता कि मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है और मैं कल चला जाऊं और कह दूं कि मेरा ये टीआरपी में चेंज करो। ये ऐसे नहीं होता, ये टेक्निकल किस्म की बात है। आपने अगर वो वजूहात उनको मुहैया कर दी जिसकी वजह से कि वो आपको दे सकते हैं, तो वो आपको देंगे। फिर इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वीज़े पे आए हैं। आप ज़रा खुद सोचें, टीआरपी के लिए लोग कैसे अप्लाई करते हैं? उनको इस मुल्क आना होता है और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से तो इस मुल्क में एंट्री कर ली होती है ना। या तो उसने टूरिस्ट वीज़े पे आना होता है, या उसने विजिट वीज़े पे आना होता है, या बिजनेस वीज़े पे आना होता है, या फिर इलीगल तो सवाल ही पैदा नहीं था। वो ये चक्कर इस मुल्क में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जिस वीज़े पे भी आप आए तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टीआरपी में, लेकिन उसके लिए आपने वजूहात देनी होती है। वो वजूहात हज़ारों हो सकती हैं। अगर आप उनके वेबसाइट पे चले जाएं बेलारूशियन, वहाँ पे ये सारी वजूहात, लेकिन किन किन वजूहात के बेस पे आप टीआरपी ले सकते हैं। उसमें सेहत भी होगी, उसमें पढ़ाई भी होगी, उसमें आपका वो बिजनेस कि आपने कोई फर्म खोली है वो भी हो सकता है, उसमें आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मतलब है कि हजार किस्म की वजूहात हो सकती हैं कि वो आपका जो वीज़ा है, जो भी है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे वो बिजनेस वाला हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो टीआरपी में। आप वजूहात मुहैया करें, वो आपको कर देंगे ये। तो ये मेरे कहने का मतलब था। तो अगर आपको किसी दोस्तों ने कहा कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, टेक्निकली वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली मैं भी सही कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपने वजूहात उनको बतानी होती है। तो यही वो वजह थी जिस पिछले वीडियो में, कि आप अपने वीज़ों को एक्सटेंड करें 90 डेज तक के। जिस काम के लिए आप आए हैं, आप किसी से मशवरा कर सकते हैं, कहीं किसी फर्म के पास जा सकते हैं। पाकिस्तानी है तो मस्जिद में जाके मालूमात कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाके लोगों से मिल सकते हैं, या बाजारों में जा सकते हैं। वहां पे आपको अपने लोग मिल जाएंगे। तो कोई ना कोई रास्ता आपको बता सकता है कि आपने किस तरह ये काम करना है। तो सवाल आपका बड़ा अच्छा था। एक और दोस्त ने पूछा था कि अगर मैं टूरिस्ट वीज़े पे आता हूं और उसकी एक्सटेंशन भी कर लेता हूं, तो एक्सटेंशन में जो रीज़न देनी होती है, क्या वो ये हो सकती है कि मैं यहां पे घर खरीदना चाहता हूं? तो दोस्त, आप ज़रा खुद सोचें, आप एक टूरिस्ट हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है
बहाने मारने की कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए। एक्सटेंशन आपको अगर टूरिस्ट वीजा है तो टूरिस्ट की बेस पे ही आप ले लें। उस आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं घर लेना चाहता हूं तो मैं बिजनेस करूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, आप टूरिस्ट हैं तो आप टूरिस्टों की तरह रहे। मेरे कहने का मतलब ये कि आप रीजन कह सकते हैं कि अभी आपके पास एक हफ्ता है, लेकिन 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते में आप मिस भी नहीं दे सकते। इसके अलावा तो वहां पे और सैकड़ों किस्म के शहर हैं जो देखने वाले हैं। तो आप इस बेस पे क्यों ना एक्सटेंशन ले लें कि नहीं, मैंने यहाँ पे और भी टूरिज्म करनी है, मैंने एक्सप्लोर करना है बेलारूस को, मैंने फलानी जगह पे जाना है, फलानी जगह पे जाना है, और ये टाइम मेरे लिए बहुत कम है। तो बेहतर है कि आप सीधे रास्ते पे चले। जरूरी है कि आपने, मतलब है कि इतने लंबे रास्ते से आपने कि मैंने घर खरीदना है या ये करना है या वो करना है, नहीं, आपने टूरिज्म करनी है। और उसके बाद आपने जो कुछ करना है वो करते रहे। आपने घर खरीदना है, एक कमरे में बैठ के आराम से बैठना है और कुछ नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वीजे, टूरिस्ट वीजे की एक्सटेंशन के लिए तो बेहतर यही है कि आप कहें कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं बेलारूस को। तो सिंपल इज दैट। एक दोस्त ने पूछा था कि उनको वर्क परमिट चाहिए, तो क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं? तो दोस्त, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आप स्पेशलिस्ट है किसी काम में, किसी काम के आप बहुत हाई फाई बंदे हैं, तो आपको फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करें, जो आपका प्रोफेशन है उसी में जाएं और उसी किस्म की कंपनियां ढूंढें, या वट एवर जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप, अगर आप उसके काबिल हुए तो वो आपको वर्क परमिट दे सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ वैसे ही काम करने के लिए, यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आना है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है ना, वो दुबई है, सऊदी अरब है और मुल्क है। एक भाई ने पूछा था कि प्लीज आप कैटल फार्मिंग के बारे में तफसीलन वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन तफसीलन वीडियो बनाने से मुराद अगर आप ये कि मैं आपको पूरा का पूरा बिजनेस प्लान दूं, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। लेकिन हाँ, एक वादा मैं आपसे कर सकता हूं, जब मैं नेक्स्ट टाइम बेलारूस जाऊंगा, तो जिन लोगों के ये बिजनेस है छोटे किस्म के, जिनके पास 100-200 शीप्स होते हैं या कुछ और वो अब उनका बिजनेस चल रहा है, हाँ, मैं उनसे आपके लिए इंटरव्यू ले सकता हूँ, उनका सब कुछ सेटअप आपको दिखा सकता हूँ, और कोशिश करूंगा कि उनसे पूछूं कि उनका कितना खर्चा होता है, क्या हिसाब किताब है, कितना कमाते हैं। तो ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि फार्मिंग के बारे में आपको बहुत ही तफसीलन वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह, जब भी मेरा बेलारूस जाना हुआ। तो एक दोस्त है हमारे, रिजवान साहब, वो परमानेंट हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छे किस्म के मशवरे भी देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं, बेहतर होगा कि लोगों को आसानी हो थोड़ी सी, कि ये हलाल शीप बिजनेस जो है, हलाल मीट का जो बिजनेस है, तो अगर आप ये फिजिबिलिटी तैयार कर सके कि लार्ज स्केल और मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल के बारे में, कि कितना खर्चा आएगा, क्या हिसाब किताब है, मतलब पूरा तफसीलन वीडियो। तो रिजवान साहब, मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये सब हवाई किस्म की बातें होगी। तो इससे पहले भी मैंने एक दोस्त को अभी इसी किस्म का सवाल था उसका भी, तो उनको भी बताया कि मैं जाऊंगा बेलारूस, और इस किस्म के लोगों को मैं जानता हूं जो ये काम करते हैं, तो उनके पास जाके उनका सेटअप दिखाऊंगा आपको, और उनका जो भी हिसाब किताब है जैसा है वैसे ही मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। तो आप समझे कि ये सबके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही होगी कि क्या पोजीशन है, वो आपको खुद ही बता देंगे। तो आप इंशाल्लाह मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप इंतज़ार करें सिर्फ। एक और दोस्त ने पूछा था, बल्कि मशवरा दिया था कि आप ज़रा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया करें, क्योंकि आपकी बातों में झूठ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में प्रदीप नाम का लड़का है कोई। तो दोस्तों, प्रदीप साहब, अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पे आपको सिर्फ सच मिलेगा,
और वो उसकी वजह ये है कि मैंने आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना, मैंने आपका ना कोई वीज़ा लगवाना है, ना कोई और बिजनेस करना है। तो इसीलिए मैं आपको वही बताऊंगा जो कि है, वो नहीं बताऊंगा कि जो कि मैं अगर आप जो कि एक बिजनेसमैन आपको बताता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मजे होंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस चैनल पे। मैं तो सीधी सी बात बताऊंगा, जो है वही बताऊंगा। वो अगर चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, अब उससे आई एम सॉरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब आपके अच्छे अल्फाजों का। तो और जल्दी वीडियो ना बनाने की वजूहत जो है वो ये है कि जॉब है, घर को संभालना होता है, बहुत और भी बहुत से हज़ारों किस्म के काम होते हैं जो कि करने पड़ते हैं। और ये भी मैं बेलारूस जब गया था और यूक्रेन गया था अभी, तो ये मौका मिला बीच में, क्योंकि दो साथ होते थे तो ये बंदा वीडियो भी बना ही लेता है। और इंशाल्लाह अभी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, उम्मीद है कि मई में चला जाऊँगा। उसके बाद जुलाई में टर्की का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह टर्की जाऊँगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बेलारूस आऊँगा। तो प्रदीप कुमार साहब, मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस किस्म की वीडियोस में बनाऊं। जैसे कि मेरे चैनल से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि फूड एंड ट्रैवल और ये जो मालूमाती किस्म की वीडियोस हैं बेलारूस के बारे में, ये जो मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं इस किस्म की वीडियोस बनाऊं और लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं। क्योंकि जो किस्से उन लड़कों ने मुझे सुनाए हैं वहाँ पर, जो ज्यादतियाँ होती हैं, धोखे होते हैं वहाँ पे, ये जो हमारे इंडियन भाई आते हैं, पाकिस्तानी भाई आते हैं, फिर वहाँ पे बहुत बुरी हालत में होते हैं। तो उन्होंने मुझे मजबूर किया इस काम पे कि मैं इस किस्म की वीडियोस बनाऊं कि उसमें इंफॉर्मेशन हो उन लोगों को। अगर उनकी किस्मत अच्छी है कि वो ये वीडियो देख लें, तो उनको कम से कम उनको तैयारी करने का मौका मिलेगा कि वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कि वो तैयार हो उन प्रॉब्लमों को फेस करने के लिए जो कि उनको हो सकती है यहाँ पे। तो इन वीडियोस का सिर्फ यही मकसद है। इसीलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं मेरी बातों से आपको लग रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो यही वजह है कि मैं अपने दिल से ये वीडियो ये बातें कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कोई बिजनेस नहीं करना, आपसे मतलब है कि आपसे कोई फायदा मैंने नहीं लेना। तो इसीलिए आपको हो सकता है कि मेरी बातें सच लग रही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार साहब। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अभी और भी बहुत से सवाल हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे सका हूँ। तो इंशाल्लाह वो किसी और वीडियो में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कि हो सकता है किसी को फ़ायदा हो इन वीडियो से। तो उम्मीद है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़। पूछा है कि मेरी कोई कंसल्टेंसी है, तो नहीं दोस्त, मैं सिर्फ मुफ्त के मशवरे दिया करता हूँ।